चलो हाँ देखो, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग चैप्टर 2, जो कि है हमारा क्या है चैप्टर 2 का नाम? मेथड्स ऑफ। अरे ये कौन सा क्लास है? ये मशीन है क्या? पावर सिस्टम है ना? तुम भी यार डरा रहे हो। चैप्टर थ्री है यहाँ। हाँ चैप्टर 3 है, ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल, यही है हम लोग का चैप्टर। यस सर। अब इसी में हम लोग जो है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एक्टिव पावर हमारे हाथ में नहीं होता है। एक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए लॉसेस बचा लो, एक्टिव पावर कंट्रोल हो गया। सारा खेल हम लोग का रिएक्टिव पावर का कंट्रोल करने पे ही होता है। और रिएक्टिव पावर भी कब कब एक्शन में आता है वो तुम लोग को अभी समझ में आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। बस थोड़ा सा आज हम लोग का डिस्टर्बेंस रहेगा, उसमें तुम लोग मैनेज कर लेना। अदरवाइज तुम लोग को समझ में तो सारा चीज आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेथड्स ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले हम लोग रिएक्टिव पावर के बारे में जान लेंगे, एक्टिव पावर के बारे में जान लेंगे, तब तो उसको कंट्रोल करेंगे ना। जानते ही नहीं है कंट्रोल किसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग का मेन टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर। ये एक बहुत फेमस सा स्टेटमेंट है जो कि तुम लोग को हम बोले थे कि याद कर लेना ये चीज। क्या बोले थे? इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग रिएक्टिव पावर, यही बोले थे। और अगर इसका दूसरा स्टेटमेंट लिखे तो क्या लिखेंगे? इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग सर रिएक्टिव कैपेसिटर पावर। नहीं, ये एब्जॉर्ब को डिलीवर कर दिए ना, ये एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग, तो डिलीवर करेगा लीडिंग। क्या चीज? ये गलत लिखे हैं क्या? देखो, एक के केस में हम एब्जॉर्ब लिखे हैं, दूसरे के केस में डिलीवर लिखे हैं। एब्जॉर्ब लैगिंग करेगा तो डिलीवर लीडिंग करेगा। वो आज हम लोग प्रूफ करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। अब सवाल ये क्लियर है ना तुम लोग को, या डाउट है अभी भी? कैपेसिटर सर डिलीवर करता कैसे है जस्टिफाई करेंगे सर? कैपेसिटर क्या करता है? डिलीवर रिएक्टिव पावर को करता है। नहीं, इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को, कैपेसिटर एब्जॉर्ब करता है लीडिंग रिएक्टिव पावर को, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब वर्ड को डिलीवर करेंगे तो लैगिंग वर्ड लीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि इस चीज का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों आखिर हम लोग ऐसे कंडीशन में आ गए कि हम लोग को रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का जरूरत पड़ गया? तो सबसे उसका मेन रीजन जो है वो है वोल्टेज। इसी के लिए हम लोग इसको रिएक्टिव पावर कंट्रोल ना बोल करके मेन हेडिंग देंगे वोल्टेज कंट्रोल। और तुम लोग आज का अभी डेरिवेशन एक छोटा सा होगा, उसमें देख पाओगे कि कैसे वोल्टेज एक्टिव पावर पे और कैसे वोल्टेज रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे। हमारा जो वोल्टेज का परमिशन जो है, मतलब जिसका एक फ्लक्चुएशन वोल्टेज पे है, वो उसका कुछ परसेंटेज लिमिट है, उससे वो ज्यादा नहीं जा सकता है। मतलब परमिसिबल वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है
वो मोर देन ±5% से ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब ±5% किसका? ऑफ बी रेटेड। कुछ तो रेटिंग होगा ना उसका। अगर 11 kV है तो 11 kV से 5% ज्यादा नहीं, 5% कम नहीं, उतना फ्लक्चुएशन होगा, चलेगा। इस अगर पर यूनिट में बात करें तो हम लोग अगर इसको 1 मान लेंगे तो हमारा वोल्टेज का जो रेंज होगा 5% कम, मतलब कितना होता है 1 से कम? 5%, 0.95। इधर कितना होगा? 1.05। ये पर यूनिट में बात कर रहे हैं, ठीक है, यही होगा। अगर वोल्टेज 1 है तो 0.95 से कम नहीं जाना चाहिए और ग्रेटर देन 1.05 नहीं जाना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। टू कंट्रोल दिस वी हैव टू मेथड्स। कौन कौन सा दो मेथड है? पहला मेथड है हमारा इंटरनल कंट्रोल, दूसरा मेथड है हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अल्टरनेटर में ही एक्साइटेशन को वेरी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? अल्टरनेटर मतलब समझ आ रहा है क्या है? थ्री फेज इंडक्शन, मतलब थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर। अल्टरनेटर एक्साइटेशन इज वेरीड। देखो, सबसे बड़ा सवाल जो कि तुम लोग को हम थ्री सिंक्रोनस मशीन पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे भी हम एक बात बोले हैं, क्यों हर जगह हम लोग जनरेटिंग के लिए थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर का यूज करते हैं? क्योंकि रीजन हम यहाँ पे बता रहे हैं, वहां पे भी बताएंगे। क्योंकि अल्टरनेटर ही एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा मशीन है जो कि हम लोग को रिएक्टिव पावर भी सप्लाई करता है, एक्टिव पावर भी सप्लाई करता है। बाकी इंडक्शन जनरेटर क्या करता है? एक्टिव पावर तो सप्लाई करता है लेकिन रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। इसी के लिए हम लोग जनरेटिंग के लिए इंडक्शन जनरेटर को यूज नहीं करते हैं। हम लोग किसको यूज करते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर को। क्यों सिंक्रोनस जनरेटर को यूज करते हैं? क्योंकि यही एक ऐसा जनरेटर है जो कि एक्टिव पावर को भी डिलीवर करता है, रिएक्टिव पावर को भी डिलीवर करता है। ठीक है, कोई भी पूछेगा तो तुम लोग ये आंसर दे सकते हो। तो उसका एक्साइटेशन के चेंज करेंगे तो हमारा एक्टिव पावर भी चेंज होगा, रिएक्टिव पावर भी चेंज होगा। और कुछ देर के बाद तुम लोग देख पाओगे एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, तो इनडायरेक्टली वोल्टेज को भी हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये था इंटरनल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल में कौन कौन सा मेथड आता है? तो एक्सटर्नल कंट्रोल में तरह तरह का मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम लोग लगा देंगे सबसे पहले तो शंट कैपेसिटर लगा देंगे, फिर हम लोग लगा देंगे शंट रिएक्टर, फिर हम लोग लगा देंगे इसमें शंट कैपेसिटर हो गया, शंट रिएक्टर हो गया, सीरीज कैपेसिटर, फिर हम लोग लगा देंगे इसी में सिंक्रोनस का सिंक्रोनस कंडेंसर, फिर हम लोग इसी में लगा देंगे सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। ये सब क्या होता है यही हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। फेज मॉडिफायर, एक साइड में मशीन चलेगा, एक साइड में ये सब चलेगा, तो तुम लोग को काफी मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब कुछ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखो ये इसको बोला जाता है फिक्स्ड कंट्रोल और इसको बोला जाता है वेरिएबल। इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है तुम लोग को, सिर्फ तुम लोग नाम लिखना। ठीक है, ये था ओवरव्यू कि हाँ क्या कहानी था, क्यों हम लोग रिएक्टिव पावर तक पहुंचे, क्यों हम लोग को रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने का जरूरत है। ठीक है, अब 1 मिनट, हम यहाँ पे अभी कितना बज गया और 5-10 मिनट है। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है,
इससे भी पहले एक बेसिक सा हम तुम लोग को, मेरा सवाल है तुम लोग से, सवाल क्या है, एक मिनट रुकना, सवाल कहाँ चला गया। हाँ, सवाल ये है कि अगर ये जनरेटर है या सोर्स है, जो भी बोल लो, और ये हमारा लोड है, ठीक है, इधर से करंट का फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ पे प्लस बना हुआ है, यहाँ पे माइनस बना हुआ है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे प्लस बना हुआ है, यहाँ पे माइनस है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है। इस जगह में क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा या पावर डिलीवर होगा? पावर डिलीवर डिलीवर। डिलीवर मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डिलीवरिंग, यहाँ पे बताओ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा सर। यहाँ पे होगा एब्जॉर्बिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। और एक फॉर्मूला इंडक्टर में अब हम लोग आते हैं सबसे पहले। इन इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर का सर्किट कैसा होगा, इसी में अगर लोड हम लोग इंडक्टर प्योर, मतलब जिसको हम लोग लैगिंग लोड, प्योर लैगिंग लोड बोलते हैं, वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा अगर V एंगल 0 है प्लस माइनस, और ये हमारा I करंट जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पहले तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है मैग्नीट्यूड ऑफ V एंगल 0। करंट का वैल्यू कितना होगा, प्योर इंडक्टर है तो लैग करेगा 90 डिग्री से, यस सर। यही होता है ना। यस अब सर। हम लोग यहाँ पे पावर निकालेंगे, S इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई कंजुगेट होता है। हम लोग यहाँ पे उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, हो सकता है तुम लोग के डाउट, दिमाग में डाउट होगा कि सर V इंटू आई कंजुगेट क्यों लेते हैं, V इंटू आई क्यों नहीं लेते हैं, या फिर V कंजुगेट इंटू आई क्यों नहीं लेते हैं, वो किसी दिन फ्री क्लासेस में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे V के जगह में क्या लिखेंगे, V एंगल 0 मल्टीप्लाई विथ आई का कंजुगेट, कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एंगल में 90, ऐसा ही होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड एंगल में हो जाएगा 90, ऐसे ही होगा। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल पावर, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स पावर है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं P प्लस जे क्यू, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। यस सर। अब इसको हम लोग कॉस और साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी आई कॉस 90 प्लस जे वी आई साइन 90, ऐसे ही लिखेंगे। यस सर। यस सर। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो गया, 0 प्लस जे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई साइन फाइव को हम लोग लिखते हैं क्यू एल। इसी के लिए तुम लोग यहाँ पे क्या दिखा, इंडक्टर में रिएक्टिव पावर सिर्फ मिल रहा है, रियल पावर पे क्या हो रहा है, पी था ना रियल पावर, जो कि 0 हो रहा है, क्यू था जो कि वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये इंडक्टर का कहानी है, यहां तक हम लोग समझ गए सबको। इसका हम लास्ट में सिनॉप्सिस दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेम कहानी हम लोग कैपेसिटर का कर लेते हैं पहले। ये हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ V एंगल 0, ठीक है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर, ये लोड है, यहाँ पे करंट जाएगा, इन कैपेसिटर का बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या हो गया, वोल्टेज तो है हमारा, वोल्टेज एंगल 0, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लीड कर रहा है करंट हमारा, प्लस का 90 डिग्री। हम लोग को क्या चाहिए, S इज इक्वल्स टू V इंटू आई कंजुगेट होता है, इज इक्वल्स टू P प्लस जे क्यू होता है। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम लोग V इंटू आई कंजुगेट लिखेंगे तो ये V एंगल 0 मल्टीप्लाई विथ करंट I एंगल विथ प्लस 90 इज इक्वल्स टू, या फिर नीचे लिखते हैं ये क्या, हाँ यहाँ पे ये माइनस 90 होगा। ठीक है, देखो अब हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा वी आई कॉस माइनस 90
प्लस जे वी आई साइन माइनस 90, यही हो जाएगा। यस सर। अब देखो जैसे ही ये आया हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो cos 90 या फिर cos माइनस 90 जीरो होगा, माइनस जे वी आई या फिर जे टू सी लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब हम लोग इसी में मतलब कहानी को आगे बढ़ाएंगे और तुम लोग देख पाओगे कि कौन सा डिलीवर कर रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, वो तुम लोग देख पाओगे अच्छे से। देखो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ इंडक्टर का। ये अच्छे से देख लो, देख लिया अच्छे से, सिनॉप्सिस पॉइंट हम वहां पे लिखने वाले हैं। ये हमारा हो गया इधर इंडक्टर, और ये हो गया हमारा यहाँ पे कैपेसिटर। करंट का डायरेक्शन ये है, ऐसा है, ऐसा है। मतलब अगर हम इंडक्टर में बात करेंगे तो इंडक्टर क्या करेगा, अगर यहाँ पे प्लस बनता है यहाँ पे माइनस, तो ये एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, ये जो आ रहा है करंट यहाँ पे भी ये एब्जॉर्ब करेगा। पावर का फॉर्मूला लिखे थे, क्या आता है पावर, S इज इक्वल्स टू 0 प्लस जे क्यू एल, यही आता है। यहाँ पे आ जाएगा S इज इक्वल्स टू 0 माइनस जे क्यू सी, यही आएगा। यस सर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे QL पॉजिटिव आया है, मतलब QL का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे QC का वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू जो है वो हमारा लेस देन 0 है, मतलब अगर इसको पॉजिटिव बनाना होगा तो QC का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तब जा करके ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव होगा। ये पहले से माइनस है, अगर QC का वैल्यू -2 ले लेंगे तब तो ये माइनस माइनस प्लस 2 होगा ना। सर नहीं समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया। देखो 0 माइनस जे, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 ले लो, तो ये ओवरऑल टर्म तो माइनस ही रहा ना, बट 0 माइनस जे -2, ये तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, J2 हो जाएगा ना। यस सर। तो इसको Yes, पॉजिटिव sir. बनाने के लिए QC का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए QL का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब तुम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इंडक्टर में देखोगे QL हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, QC हमेशा लेस देन 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे करंट जो है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, लैगिंग करंट या लीडिंग करंट, Lagging. लैगिंग करंट, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी के लिए हम लोग लिखते हैं लोड। यहाँ पे लोड एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो लोड क्या है, तो इंडक्टर है, इसी के लिए हम लोग लिखते हैं इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी के लिए एब्जॉर्ब। कौन सा करंट है ये, लैगिंग। Lagging लैगिंग करंट current. है, लैगिंग। अब पावर में क्या आ रहा है, तो सिर्फ रिएक्टिव पावर है, एक्टिव तो नहीं आ रहा है, इसी के लिए लैगिंग रिएक्टिव पावर। अभी फिलहाल सिर्फ एक स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत इसके बाद अभी हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताओ, कैपेसिटर एब्जॉर्ब Leading power. लीडिंग Leading रिएक्टिव current. पावर। लीडिंग रिएक्टिव पावर, यही है। अब देखो यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद तुम लोग को अभी बहुत इंटरेस्टिंग, तुम लोग कंक्लूजन पे आने वाले हो। देखो सिंपल सा बात है, ये हमारा है इंडक्टर, ये हमारा है कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो करंट का डायरेक्शन ब्लैक वाला, करंट का डायरेक्शन रेड वाला, फेजर डायग्राम अभी हम बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन रेड वाला, करंट का डायरेक्शन ब्लैक वाला, ठीक है।
अगर ब्लैक वाला होगा तो यहाँ पे तो ये प्लस माइनस है ना, पहले से ये फिक्स है, ये प्लस में है, क्योंकि लोड में हमेशा करंट जहाँ पे भी मतलब ये फर्स्ट में एंटर किया वो ब्लैक होता है। बट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा करंट ऐसा भी फ्लो होगा, तो अगर ब्लैक वाला को कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। बट अगर हम लोग करंट रेड वाले को कंसिडर करेंगे तो क्या हो रहा है, पावर डिलीवर हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस मानते हैं, तो ये हम लोग का वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब इसी में ब्लैक से ही बनाते हैं करंट को। देखो इंडक्टर का करंट कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, यस सर। मतलब ये हमारा VL है, ये हमारा IL हो जाएगा। ये ब्लैक वाला का नाम दे दो IL, रेड वाले का नाम दे दो IX। IX कैसा करंट है, इसका जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है ना। अगर वो डाउनवर्ड है तो इसका जस्ट ऑपोजिट अपवर्ड होगा, Yes, sir. तब ना बोलेंगे जस्ट ऑपोजिट है। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे नाम इसका क्या दिए, IX। 1 मिनट के लिए तुम लोग सिर्फ इसको देखो, ये वाले को, क्या देखा, करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से। फिर 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको देखो, करंट जो है लीड कर रहा है वोल्टेज से, बोल सकते हैं ऐसा। और ये जो है ये हम लोग का कैसा हो गया, लीडिंग साइड हो गया, और नीचे वाला कैसा हो गया, लैगिंग साइड हो गया। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ तक इसका काफी है। अब हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे बनाते हैं इसका। अभी तक जो भी बताया गया समझ पा रहे हो तुम लोग, कंक्लूजन तुम लोग देख पाओगे, कोई स्टेटमेंट को रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज तो सिर्फ रटते रहेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा VC। स्टार्टिंग में करंट का डायरेक्शन कैसा था, ब्लैक वाला अपवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर लीडिंग करंट जाता है ना। ये हमारा यस सर। IC, इसी का जस्ट अपोजिट हो रहा है रेड वाला करंट। तो जस्ट अपोजिट कैसा होगा, ये अपवर्ड है, तो जस्ट अपोजिट का मतलब डाउनवर्ड, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड वाइज सारा चीज सेम है, जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रेड वाले का, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम लोग IX ही नाम देते हैं। ठीक है, इधर IX फ्लो हो रहा है और इधर रेड ब्लैक वाला क्या था, IC था। ब्लैक वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। ब्लैक वाला स्टेटमेंट क्या था हमारा, इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर, यही लिखे थे हम लोग। और यहाँ पे ब्लैक वाला स्टेटमेंट क्या था, कैपेसिटर एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर, यही लिखे थे हम लोग। यस सर। अब देखो हम लोग यहाँ पे रेड वाले पे आ जाते हैं। रेड वाला यहाँ से प्लस से निकल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, अब डिलीवर कर रहा है। डिलीवर कर रहा है। इसी के लिए इंडक्टर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। करंट कैसा हो गया, IX, लीडिंग या लैगिंग, लीडिंग। लीडिंग इसी के लिए यहाँ पे लीडिंग रिएक्टिव पावर। सर लेकिन इसको डिलीवर करते हुए क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को देखो हमेशा हम लोग लैगिंग रिएक्टिव पावर पे बात करेंगे, तो इंडक्टर का तो लैगिंग हम लोग को समझ में आता है, बट कैपेसिटर का तो लीडिंग आ गया ना, बस उसको कन्वर्ट करना है लैगिंग में। तो हम लोग एक जनरलाइज्ड बात करेंगे कि ये क्या डिलीवर करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह से कैपेसिटर, क्योंकि ये जो है इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तुम लोग ट्रांजिएंट सर्किट में देखे होंगे, ये एज ए सोर्स भी बिहेव करता है, देखे थे ना, शॉर्ट पीरियड के लिए ये एज ए सोर्स भी बिहेव करता है। तो एज ए सोर्स जब बिहेव करेगा तो ये क्या डिलीवर करेगा, इसी के लिए डिलीवरिंग क्या कर रहा है वो हम लोग को देखना जरूरी होता है।
एब्जॉर्ब क्या कर रहा है वो तो हम लोग देख लिए ब्लैक वाला स्टेटमेंट से कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर को, ये एब्जॉर्ब कर रहा है लीडिंग रिएक्टिव पावर को। ठीक है, यहाँ पे रेड वाले से स्टेटमेंट बताओ, कैपेसिटर क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है? डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। डिलीवर लैगिंग रिएक्टिव पावर। अब बताओ ये स्टेटमेंट तुम लोग इसलिए लिख पाए बहुत आसानी से क्योंकि तुम लोग के पास ये फिगर था और ये फेजर डायग्राम था। ब्लैक वाला को देख करके यहाँ पे बता दिए ये लैगिंग करंट है, रेड वाले को देख करके बता दिए ये लीडिंग है, यहाँ पे रेड वाले को देख करके बता दिए लैगिंग करंट है, यहाँ पे ब्लैक वाले को देख करके बता दिए ये लीडिंग है। अब प्लस से निकल रहा है तो वो डिलीवर करेगा, प्लस में करंट एंटर कर रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा। ये स्टेटमेंट हम लोग अभी तो फिर भी तुम लोग के पास सारा चीज है, इसी के लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ मतलब 1-2 क्लासेस के बाद सिर्फ तुम लोग को एक स्टेटमेंट याद रखना है। क्या स्टेटमेंट याद रखना है? वो है इंडक्टर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है और ये सबको याद रहेगा आई थिंक। यस यस सर। अब इससे हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर ये एब्जॉर्ब वर्ड को हटा करके यहाँ पे डिलीवर करते हैं, मतलब इंडक्टर डिलीवर, तो ये एब्जॉर्ब अगर डिलीवर हुआ तो लैगिंग भी यहाँ पे लीडिंग में बदल जाएगा, रिएक्टिव पावर। दूसरा सिर्फ हम याद रखने बोले हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड में यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग को तो ये एब्जॉर्ब करेगा बताओ लीडिंग। लीडिंग रिएक्टिव दोनों लैगिंग को एब्जॉर्ब करेगा, दोनों कर नहीं सकता है, इसी के लिए वो लैगिंग को कर रहा है तो ये लीडिंग रिएक्टिव पावर। एक बार हम लोग ये स्टेटमेंट लिख पाए फिर हम लोग बोलेंगे कि नहीं, अब हम लोग बोलेंगे डिलीवर क्या कर रहा है। तो एब्जॉर्ब को अगर हम लोग डिलीवर किए तो लीडिंग किस में कन्वर्ट, ये भी तो चेंज होगा ना। इसको हम लोग इंटेंशनली चेंज किए तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। ये तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये सब क्या बता रहे हैं, क्या ये सब का जरूरत है, बट ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब तुम लोग देख पाओगे पावर इक्वेशन में तो वहां पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या डिलीवर हो रहा है, उसके बेसिस पे सिंक्रोनस मोटर में या सिंक्रोनस जनरेटर में तुम लोग वहां पे ये देख पाओगे कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा। कब डिलीवर करेगा? ओवर एक्साइटेड में, अंडर एक्साइटेड में, ये सारा चीज वहां पे क्लियर होगा। तो एक चैन कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग समझ गए। क्योंकि रिएक्टिव पावर कंट्रोल जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे ना रिएक्टिव पावर क्या होता है। रिएक्टिव पावर किसके चलते आता है? देखो 3 एलिमेंट हमारे पास होता है, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस। इसमें सिर्फ पावर एक्टिव पावर आता है, इसमें सिर्फ पावर रिएक्टिव पावर आता है, इसमें भी सिर्फ पावर रिएक्टिव पावर आता है। ठीक है, और हमारा ट्रांसमिशन लाइन में आर भी रहता है, एल भी रहता है, सी भी रहता है, डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। शॉर्ट है तो सिर्फ इंडक्टर आता है, लॉन्ग है तो कैपेसिटर का भी इफेक्ट पड़ता है, इंडक्टर तो रहता ही रहता है, और रेजिस्टेंस में तो सिर्फ पावर का लॉसेस होता है। तो अगर पावर को कंट्रोल करना, एक्टिव पावर को कंट्रोल करना है तो लॉसेस से बचना होगा, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना है तो इंडक्टर और कैपेसिटर का खेल खेलना होगा। ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो डिलीवर करेंगे, डिलीवर करने के लिए क्या है हमारे पास? देखो और एक चीज बता रहे हैं, जब भी हम लोग पावर सिस्टम का बात करेंगे तुम लोग ऑलवेज फोकस्ड रहना लैगिंग पे। ठीक है, जहां पे भी जैसे हम कुछ दिन के बाद हो सकता है ऐसा स्टेटमेंट बोले इंडक्टर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि इंडक्टर क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? लैगिंग रिएक्टिव पावर। फिर हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर डिलीवर रिएक्टिव पावर, तो क्या डिलीवर? तो लैगिंग। लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में है और पूरा डिप्लोमा में हम लोग
इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर ही बोलेंगे, इंडक्टर डिलीवर्स लीडिंग रिएक्टिव पावर ही बोलेंगे। क्यों ये सब बोलेंगे, इसका बेसिक्स यहाँ पे है। यहीं से तुम ही लोग इक्वेशन बताए ना जो हमने यहाँ पे लिखे, ब्लैक में एंटर कर रहा है मतलब डिलीवर हो रहा है, मतलब सॉरी एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ये करंट कैसा है तो लैगिंग है, इसी के लिए इंडक्टर एब्जॉर्ब हो रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर। रेड वाले पे आए, रेड वाला करंट कैसा है तो लीडिंग बन गया, डिलीवर कर रहा है, इसी के लिए इंडक्टर डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर। यहाँ पे तुम लोग देखे अच्छे से, इसी से तुम लोग बता पा रहे हो ना डिलीवरिंग और एब्जॉर्बिंग। प्लस से करंट निकल Yes. रहा है मतलब वो डिलीवर करेगा, प्लस पे करंट एंटर हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा। कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर इंडक्टर का और कैपेसिटर का तुम लोग को समझ आया? यस सर। अगर ये तुम लोग को समझ आ गया है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन कैसा होता है, तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में सिंपल सा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का यूज मतलब हेल्प लेंगे। ठीक है, देखो ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, ये एक बस बार है जिसका सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज है Vs एट एन एंगल डेल्टा। ठीक है, ये हम लोग का इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों रेजिस्टेंस नहीं है बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लॉसेस नहीं चाहिए। P घटेगा ना अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो I स्क्वायर R लॉसेस। तो हम लोग ऐसा मान करके चल रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में कोई पावर एक्टिव पावर एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, एक्टिव पावर एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को हटा दिए। ठीक है, इसी के लिए रेजिस्टेंस को हम लोग हटा दिए। ये हम लोग का सेंडिंग एंड साइड है और ये हम लोग का रिसीविंग एंड साइड होगा VR 0। ठीक है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे लोड लगा होगा। क्लियर है? अब देखो सिंपल सा बात है, यहां से क्या सेंड कर रहे हैं हम लोग, सेंडिंग एंड पावर PS प्लस JQS। यहां पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ये रिसीविंग एंड है ना, SR इज इक्वल्स टू PR प्लस JQR, यही मिल रहा है। और ये लोड है तो लोड में क्या मिल रहा है, SL इज इक्वल्स टू PL प्लस JQL, यही होगा ना। हम लोग Yes. ये जो इंडक्टेंस है इसका कुछ रिएक्टेंस ले लेंगे हम लोग, मान लो JX ले लेते हैं। ठीक है, और इसका एंगल वाइज देखोगे तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखो ये तुम लोग को समझ आया ना जो अभी हम बताएं, ये सेंडिंग एंड साइड है, ये रिसीविंग एंड साइड है, रिसीविंग एंड के बाद ये लोड साइड है। हम लोग हमेशा रिसीविंग एंड पे बैठे रहते हैं। ठीक है, रिसीविंग एंड में बैठ करके वहां का वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। वहां का वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग देखेंगे एक्टिव पावर क्या हो रहा है, रिएक्टिव पावर क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो हम लोग वहां पे बैठ करके देखेंगे। इसी के लिए फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि नहीं रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का जरूरत है। फिर वहां से कहानी स्टार्ट होगा मेथड्स ऑफ रिएक्टिव पावर कंट्रोल। ठीक है, वो था स्टोरी। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है हमारा, तो ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस नहीं बनाए हैं, इसका मतलब कुछ लॉसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में ही ना लॉसेस होता है, इंडक्टर में लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, इंडक्टर में या तो वो लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा या तो लीडिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, इस टाइप का कहानी रहता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है तो पावर एब्जॉर्ब क्या हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, एक मिनट राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, पावर एब्जॉर्ब्ड इन ट्रांसमिशन लाइन कितना हो रहा है बताओ, 0। 0। अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई पावर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं सेंडिंग एंड पावर इज इक्वल्स टू रिसीविंग एंड पावर। Yes. इसका मतलब PR इज इक्वल्स टू PS, हाँ ये होगा। QR इज इक्वल्स टू QS। ये हम लोग का एजम्पशन है। ठीक है, अब देखो और इसी के इक्वल कर दो QL के भी, इसी को इक्वल कर दो PL के भी, मतलब हम लोग थ्रू आउट द लाइन पावर को कांस्टेंट मान रहे हैं। क्यों,
क्योंकि हम लोग को एक इक्वेशन पहले डिराइव करेंगे, उसके अदरवाइज अगर इक्वल नहीं मानेंगे तो सेंडिंग एंड साइड का अलग इक्वेशन होगा, रिसीविंग एंड साइड का अलग इक्वेशन होगा, लोड का अलग इक्वेशन होगा, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई कंजुगेट होता है ना, सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज इंटू सेंडिंग एंड साइड का करंट का कंजुगेट। रिसीविंग एंड में क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज रिसीविंग एंड साइड का करंट का कंजुगेट। लोड में क्या होगा, लोड का वोल्टेज इंटू लोड का करंट का कंजुगेट। अलग अलग हम लोग ना लेकर के हम लोग एक यूनिफाई वे में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पहले समझना है ना, फिर तो हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे चीजों को, पहले हम लोग समझेंगे। तो समझने के लिए अब हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर का डेराइव करेंगे सारा चीज। अभी तक समझ आया जो बता रहे हैं हम, Yes. कॉम्प्लेक्स पावर, और इसमें भी हम इसको बोलेंगे सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंडिंग एंड का कॉम्प्लेक्स पावर, वी एस इंटू आई एस का कंजुगेट इज इक्वल टू वी एस का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस एट एन एंगल डेल्टा। अब यहाँ पे करंट निकालना है, इस जगह में करंट निकालना है। तो हम लोग को पता है अगर ये रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का वोल्टेज V1 है, इस पॉइंट का वोल्टेज V2 है, और हम लोग का करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे R है, तो इस करंट का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं बताना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R, लिखते हैं ऐसा। यस सर। तो बताओ यहाँ पे I का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सेंडिंग एंड साइड का करंट होगा, IS का वैल्यू VS minus VR divided by मैग्नीट्यूड वाइज VS बात at करेंगे an हम angle लोग, delta VS minus एट एन VR एंगल डेल्टा माइनस minus VR at angle 0 divided by 0 JX. डिवाइडेड बाई JX। क्लियर है सबको, यस JX को सर। भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Yes, sir. X एट एन एंगल 90, लिख सकते हैं ऐसा। Yes. यस सर। ये इसका इसको हम लिख conjugate. करके अभी कंजुगेट नहीं कर रहे हैं, अभी ये पहले कैसे कॉपी अब कर नहीं लेंगे। समझ में आया? 1 मिनट रुक जाओ, सब समझ में आएगा। देखो नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछ लिया करना, अदरवाइज फिर वो छूट जाएगा तो हमको ऐसा लगेगा तुम लोग समझ जा रहे हो, बट ये सब अगर छूट गया, ये सब इतना इस तरीके से तो कहीं पे नहीं बताया जाएगा तुम लोग को, क्योंकि पावर सिस्टम थोड़ा सा सब्जेक्ट अल्टर होता है। पावर सिस्टम जो पढ़ाते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा मतलब हो जाता है, खास करके जो परमानेंट प्रोफेसर है उनका बात कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोग हो सकता है पढ़ा भी देंगे, क्योंकि हम लोग कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं ना, कोचिंग में तो लोग इजी करके पढ़ा देते हैं। इसी के देखो ये IS का वैल्यू आया, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग को ये समझना है, कितनों को ये समझ आया, ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट का है, इसको हम बोलेंगे नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का Basics. 3rd सेमेस्टर। ठीक है, अब नेटवर्क रहता तो यहाँ पे जेड रहता। ठीक है, नेटवर्क में तो मतलब ये हाँ हम सर। सिंपली DC नेटवर्क का बात किए। इसमें अगर करंट का वैल्यू तुम लोग फाइंड कर पा रहे हो तो फिर यहाँ पे करंट का वैल्यू फाइंड कर पाओगे। इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, जिसका डाउट था वो बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट का वैल्यू, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा करंट फ्लो करता है। Yes, ठीक है, sir. हायर पोटेंशियल क्या है V2, लोअर पोटेंशियल क्या है V1, इसी के लिए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R। अगर इसमें समझ आ गया, Yes, sir. ये तो आ गया। अगर इसमें भी समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाते हैं। या फिर इसको DC ही रखते हैं पहले। ये एक लूप बना लो और ये I करंट फ्लो करा दो। I करंट जहां पे एंटर करेगा वो हो जाता है प्लस, हो जाता है माइनस। ये हमारा क्या है, तो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, तो ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज। एग्जांपल के लिए सिंपली इस लूप में क्या करो, KVL लगा दो। KVL लगाएंगे तो क्या होगा, VS माइनस I इंटू R माइनस VR इज इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज I का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो IR को उधर ले जाएंगे, IR इज इक्वल्स टू VS माइनस VR। I का वैल्यू कितना हो जाएगा, VS माइनस VR डिवाइडेड बाई R। देख पा रहे हो, बस इसी चीज का, अगर हम लोग, ये था हमारा नेटवर्क थ्योरी।
या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो है। इसी चीज को पावर सिस्टम में ये बस Vs एट एन एंगल डेल्टा, ये हम लोग का रिएक्टेंस, ये हम लोग का Vr एट एन एंगल 0, ये हम लोग का Jx। अगर इसमें करंट का वैल्यू चाहिए तो इसी कंसेप्ट को अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं बताओ, कोई डायरेक्टली बताओ, ये साई का वैल्यू कितना होगा? तो सर VS एट एन एंगल डेल्टा माइनस VR एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाय X। डिवाइडेड बाय इसका X at an angle मैग्नीट्यूड, 90. X एट एन मैग्नीट्यूड एंगल और इसका थीटा, x एंगल 90। समझ आया ये इक्वेशन कैसे आ रहा है? Yes, इसी sir. के लिए हम तुम लोग को जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाए होंगे या फिर जब हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में चल रहा होगा उस टाइम पे इतना जोर देते थे, क्योंकि अगर वहां पे हम लोग चीजों को समझे हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होगा। पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क थ्योरी है, बस हम लोग को देखने का नजरिया होना चाहिए। और जब हमारा पर यूनिट में आता है और रिएक्टेंस डायग्राम बना लेते हैं फिर तो एक सिंपल सा सर्किट बनता है जिसमें करंट का वैल्यू फाइंड करना रहता है हम लोग को। ठीक है, तो वही है, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। देखो ये IS का वैल्यू आया, हम लोग को यहाँ क्या लेना, IS का कंजुगेट लेना है ना। देखो ये हम लोग का IS है, इसको हम कॉपी किए, पेस्ट किए, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका कंजुगेट। Conjugate. इसको हम कॉपी किए पूरा को। देखो एक्चुअली हमको ऑनलाइन क्लास में यही एडवांटेज लगता है कि कॉपी पेस्ट करो, कुछ देर पहले बताओ कि हाँ क्या पढ़ाए हैं कैसे पढ़ाए हैं वो सारा चीज़, इसी के लिए हमको ऑनलाइन बहुत अच्छा लगता है। बाकी ऑफलाइन में थोड़ा सा इस चीज़ को हम मिस करते हैं। ये हम लोग का क्या निकल रहा है, सेंडिंग एंड का पावर। जब इसको हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा Vs एट एन एंगल डेल्टा, यहाँ पे Vs एट एन एंगल डेल्टा डिवाइडेड बाई x एट एन एंगल 90, फिर यहाँ पे Vr एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाई x एंगल 90, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. यस फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसका कंजुगेट अभी कंजुगेट किए नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Vs बाई एक्स एट एन एंगल डेल्टा माइनस 90। देख पा रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना ज्यादा यूज है, Vr बाई एक्स एंगल माइनस 90। -90. इसी का हम लोग अब कंजुगेट करेंगे। जब इसका कंजुगेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल क्या होता है, कंजुगेट का मतलब पता है ना, एंगल जो भी है वो अपना साइन चेंज करेगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, Vs बाई एक्स एट एन एंगल, देख सकते हैं इसको माइनस डेल्टा प्लस 90 माइनस Vr बाई एक्स एट एन एंगल प्लस का 90। जो भी एंगल वहां पे था वो अपना साइन चेंज करेगा। अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। कंजुगेट का मतलब वही होता है। अगर वो समझना है अच्छे से तो यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कंजुगेट। मान लो सबसे पहले मॉड में जाते हैं और कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। देखो 2 प्लस 3i एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये हमारा है। इसका कॉम्प्लेक्स का वैल्यू कितना आया है, तो 3, ये इसका कॉम्प्लेक्स का वैल्यू है। ठीक है, देख पा रहे हो कितना है, 3.6। कोई कॉपी में लिख लो, ठीक है, 3.6 एंगल में 56.30 लिख लिया कॉपी में। यस सर। Yes, sir. और इसका वो रेक्टेंगुलर में कितना था, 2 4, ये भी लिख लो कॉपी में, 2 प्लस 3i। इसी का अब हम लोग कंजुगेट फाइंड करेंगे। देखो शिफ्ट 2, देख पा रहे हो 2 यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में कंजुगेट है, कंजुगेट दबा दिए, कंजुगेट ऑफ 2 प्लस 3i ब्रैकेट बंद।
क्या आया? बीच में माइनस। बीच में माइनस आ गया। अभी देखो 2 + 3i, इसको हम लोग स्टोर कर देते हैं। शिफ्ट स्टोर ए, हम ए में स्टोर कर दिए इसको, ठीक है। अब देखो शिफ्ट टू कंजुगेट निकालना है। क्या चीज है? तो ए का कंजुगेट निकालना है। देख पा रहे हो 2 एंगल -3, सिर्फ माइनस हो गया। अब इसको हम लोग पोलर में कन्वर्ट करेंगे। 2 3, तुम लोग देख पाओगे मैग्नीट्यूड तो सेम है, एंगल के बाहर में माइनस आ गया, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे I = मैग्नीट्यूड ऑफ I एंगल थीटा है, तो I कंजुगेट का वैल्यू मैग्नीट्यूड पे चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। एंगल पे चेंज हुआ क्या? तो हाँ सर, एंगल पे -θ हो जाएगा। यही हुआ कंजुगेट का सर सिर्फ मतलब। राइट साइड वाले का साइन चेंज होता है या फिर दोनों तरफ अगर थीटा है तो दोनों तरफ का चेंज होगा साइन? दोनों तरफ मतलब जैसे ये इक्वेशन में है ना VS/x फिर एंगल माइनस डेल की +90, तो इसका भी साइन चेंज होगा और इधर वाले का भी VR/x एंगल +90। देखो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो इसका कंजुगेट अलग से होगा, इसका कंजुगेट अलग से होगा, ठीक है। पूरे का कंजुगेट मतलब देखो कंजुगेट का मतलब सिंपल होता है, जहां पे एंगल होगा वहां पे सिर्फ माइनस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। चाहे फिर वो 10 जगह दिया हो, 10 जगह हम लोग मैग्नीट्यूड को सेम रखेंगे, एंगल को प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग का ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, मतलब ये x + iy के फॉर्म में है, तो जो भी i के साथ लगा हुआ है उसके साथ माइनस कर देंगे। ये हमारा कंजुगेट का मतलब होता है, जो कि हम लोग मैथ्स में देखते हैं, ठीक है। इसको हम खत्म करते हैं। देखो तो ये यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर रहे हैं। देखो इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या है? सेंडिंग एंड वोल्टेज है ना। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा VS² डिवाइडेड बाई x एंगल। एंगल तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा, यहाँ पे माइनस डेल्टा। क्या हो गया? यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस 90, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस VS × VR डिवाइडेड बाई x एट एन एंगल 90 और डेल्टा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस डेल्टा। इसको ऐसे लिखो, प्लस डेल्टा, डेल्टा बाद में ऐड किए। क्लियरली यहाँ पे विजिबल है ये डेल्टा और ये डेल्टा हो जाए। कैंसिल, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है? तो ये हमारा SS आ रहा है, ठीक है। SS का क्या होता है फॉर्मूला? PS + JQS। P क्या होता है? तो जो भी मैग्नीट्यूड है उसके साथ कॉस का एंगल। Q क्या होता है? जो भी मैग्नीट्यूड है उसके साथ साइन का एंगल, ठीक है। अभी हम लोग सारा चीज लिखेंगे। समझ आ रहा है तो अच्छा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है तो फिर तुम लोग लैग करोगे। इसी के लिए जहां पे भी अगर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तुम लोग फटाफट पूछ सकते हो कि सर हमको ये समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ये हम लोग का आ गया SS। क्या आ गया? VS² डिवाइडेड बाई x एट एन एंगल 90 डिग्री माइनस VS/VR डिवाइडेड बाई x एट एन एंगल 90 प्लस डेल्टा, यही है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? PS + JQS। सारा चीज वेक्टर में है। PS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना? सब एंगल कॉस के साथ VS² बाई x cos 90 माइनस VS/VR बाई x इंटू साइन 90 प्लस 90 प्लस डेल्टा, ठीक है। QS का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? VS² बाई x इंटू एंगल इंटू साइन 90 माइनस
वी एस वी आर बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम सिर्फ ये दो इक्वेशन, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है फटाफट पूछ लो। साइन वाला थोड़ा नहीं समझ में आया। अरे ये साइन हम लोग क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये कॉस होगा ना, वही ये सोच साइन तो रहे ये हैं। भी साइन होगा। ये भी साइन होगा। रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब सिंपल है। कॉस कहाँ पे होता है? एक्टिव पावर में। साइन कहाँ पे होता है? रिएक्टिव पावर में। ठीक है, ये हम लोग का फाइनली आ गया। इसको और हम लोग एक स्टेप सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? पीएस का वैल्यू क्या मिल जाएगा बता? कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 माइनस वी एस वी आर बाई एक्स। कॉस को अगर साइन के टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग को तो फॉर्मूला पता है ना, ये होता है साइन, ये होता है कॉस। और कॉस को हम लोग जो भी एंगल है उसमें 90 जोड़ रहे हैं, तो प्लस किधर होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है इस डायरेक्शन में। Yes, यस sir. सर। उसमें अगर हम लोग 90 जोड़ देंगे तो ये कॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन था। इसी के लिए माइनस यहाँ साइन। पे कॉस 90 प्लस डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन डेल्टा। अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो हम तुम लोग को बताए हैं, तो सिंपल सा तुम लोग देख लेना, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमको तो यहाँ से दिख रहा है क्लियरली, इसी के लिए हम लिख दे रहे हैं। हो सकता है तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो कॉस है यहाँ पे, कॉस में 90 क्या कर रहे हैं, इसको देखो, सिंपल सा बात है। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा को थीटा प्लस 90 भी तो लिखा जा सकता है ना, Yes, sir. लिख सकते हैं ना। मतलब कॉस थीटा कहीं पे होगा, उसमें हम लोग कितना ऐड किए? 90 ऐड किए। सब्सट्रैक्ट करते तो नीचे जाते, ऐड किए इसी के लिए ऊपर गए। ऐड किए तो कहाँ पे पहुंचे? माइनस साइन में। इसी के लिए इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। जब यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे तो हमारा पी एस का फॉर्मूला क्या आएगा? वी एस वी आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। ये हमारा एक्टिव पावर का सेंडिंग एंड साइड से इतना पावर हम लोग का जा रहा है। हम लोग को एक्टिव पावर से कोई मतलब है क्या? एक्टिव पावर को तो हम लोग बचा लिए ना, रेजिस्टेंस हटा करके। हम लोग एज्यूम कर लिए कि हमारा लाइन जो है लॉसलेस लाइन है, तो वहां पे एक्टिव पावर को हम लोग कोई भी उस पर कमेंट नहीं करेंगे। हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर पे। क्यों रिएक्टिव पावर पे रहेगा? क्योंकि रिएक्टिव पावर ही तो इंडक्टर और कैपेसिटर का खेल करता है ना, एक एब्जॉर्ब कर लेता है, एक डिलीवर कर लेता है। एक्टिव पावर को क्यों हम लोग फोकस पे नहीं लेंगे, ये तुम लोग को समझ आया? थोड़ा सा टफ है समझना, बट उतना भी टफ नहीं सर है। प्रीवियस स्लाइड पे जाइए ना, थोड़ा डाउट था, जस्ट एक इसके मिनट पीछे वाला रुकिए, स्लाइड। एक मिनट, हम पहले अब इसको कॉपी कर लेते हैं काम। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट। हाँ, क्या डाउट था? सर जो एस होता है, एस एस मतलब एस क्या है? अपरेंट पावर, वही है ना? हाँ, एस ये एस वाला एस जो एस मतलब है, देखो ये अपरेंट पावर वाला है ना जो सर? एस है, इसका मतलब होता है अपेरेंट पावर। सर अपरेंट पावर को आप लिखे हैं पी प्लस जे क्यू, सही है? मतलब हाँ सर पी क्या है यहाँ पे होगा? पी एक्टिव पावर होगा और क्यू रिएक्टिव पावर होगा। बिल्कुल। तो सर यहाँ सिर्फ पी को हम लोग सिर्फ इतना ही ना लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई एक्स एंगल 90 डिग्री, और ये जो माइनस के साथ जो आ रहा है वो तो क्यू हो जाएगा ना। तो सर दोनों में कॉस लगा दिए और ये पी कैसे बन गया? क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि सर इक्वेशन को सर कंपेयर करके सिंपल हम लोग पी का वैल्यू निकाल लेंगे और क्यू का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन सर ये देखो, कॉस वाला जो दोनों टर्म कैसे किया अगर समझ नहीं। अगर तुम्हारा ये डाउट आ रहा है तो तुम थोड़ा सा नेटवर्क थ्योरी में तुम वीक हो। देखो सिंपल सा बात है, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी पी प्लस प्लस जे जे क्यू। क्यू। इसका मतलब एस का अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है? अगर हाँ हम लोग को सर। यहाँ पे थीटा चाहिए,
मतलब tan थीटा हम लोग बोल सकते हैं ये Q डिवाइडेड बाई P, ऐसे ही बोलते हैं। यस सर। इसको देख करके, इतना पार्ट को देख करके हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं क्या? पावर पावर ट्रायंगल। ट्रायंगल। वो कैसा बनता है? पी क्यू और एस का, एस हाइपोटेनस बनेगा। ये हमारा क्या होता है? Q होता है, ये हमारा P होता है, ये हमारा S होता है। एक्चुअली ये एंगल उल्टा बना दिया हम। ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा तो दैट कि तुम लोग फैमिलियर हो। ये सब ट्रायंगल तो हम लोग देख चुके हैं ना। ये एंगल थीटा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये जो होता है ये रियल पावर है, ये Q है और ये S है। ठीक है, ये कौन सा मोड पे है? ये हमारा है रेक्टेंगुलर। अगर इसी को हम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना है S को, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ S एट एन एंगल थीटा लिखते हैं। लिखते हैं ऐसा। यस सर। ये कैसा फॉर्म है? ये हमारा है पोलर फॉर्म। तो अब ये बताओ कौन सा स्लाइड में डाउट था तुम्हारा? ये वाला में ना? नहीं, इससे पहले ये वाले पे। ये बताओ ये जो है ये कौन सा फॉर्मेट है? पोलर है या रेक्टेंगुलर है? पोलर। पोलर प्लस पोलर में हम लोग इसको P मान लेंगे और इसको S मान लेंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग को पहले इस पूरे को कन्वर्ट करना पड़ रहा है किसमें? रेक्टेंगुलर में। सर एक जनरल हम लोग कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कंपेयर करेंगे तो देखो गलत तुम्हारा हो जाता तुम्हारा है। डाउट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है वो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखो सिंपल सा, आप तुम हमको एक चीज बताना। A एंगल थीटा प्लस B एंगल थीटा, क्या हम लोग इसको बोल देंगे P है और इसको बोल देंगे Q है? हाँ सर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये तो S है मान लो, ठीक है। हाँ S इज हाँ इक्वल्स टू सर। P प्लस JQ है। जे क्यू। इस फॉर्मेट में जब आएगा तब हम लोग बोलेंगे ना, हाँ इमेजिनरी, ये क्या है हमारा रियल पार्ट है ना, और ये यस हमारा सर। क्या यस है? रिएक्टिव। इमेजिनरी पार्ट है। रिएक्टिव। इमेजिनरी मतलब मैथ्स में हम लोग अभी हैं, Imaginary। ठीक है। ये रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है? क्या हम लोग बोल सकते हैं P हमारा रियल पार्ट है, Q हमारा इमेजिनरी पार्ट है? नहीं बोल सकते हैं। हाँ सर। नहीं सर, वहाँ जी नहीं। अब देखो, अब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? A कॉस थीटा प्लस J इंटू A साइन थीटा। अब वो जो था पोलर फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में। उसी तरीके से इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा B कॉस थीटा प्लस J इंटू B साइन थीटा। हो जाएगा ये भी। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट कौन है उसको हम रेड से मतलब कवर कर दे रहे हैं। ये हमारा रियल पार्ट है जिसमें J टर्म नहीं है, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। दोनों सीरीज में मतलब एडिशन हम लोग कर सकते हैं, तो सिंपली रियल पार्ट को एक जगह ले जाओ। क्या हो जाएगा रियल पार्ट? A कॉस थीटा प्लस B कॉस थीटा प्लस J A साइन थीटा प्लस B साइन थीटा। लिख सकते हैं ऐसा। यस अब सर देखो, क्लियर हो गया। अब क्या दिखाई दिया? ये हमारा जो है ये हम लोग का रियल है, और ये जो है ये हम लोग का कैसा है? डाउट तुम्हारा बहुत अच्छा था, जो कि इमेजिनरी। एक स्टूडेंट का डाउट होना चाहिए। ये था इमेजिनरी। अब हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। यस सर क्लियर हो गया सर। यस सर। फिर हम लोग इसको बोलेंगे P और इसको बोलेंगे Q। लेकिन नोटिस करने वाला बात क्या है? क्लियर तो हो गया, लेकिन नोटिस करने वाला बात क्या है? सर A के साथ जो थीटा था, सिंपली A के साथ थीटा था, और अगर हमको P लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे और कॉस ले लेंगे। उसी के तरह यहाँ पे B है और थीटा है, तो B लिखेंगे कॉस ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा P।
क्यू वाले में क्या नोटिस करने वाला बात है, ए लिखे और थीटा के जगह साइन थीटा ले लिए, बी लिखे थीटा के जगह साइन थीटा ले लिए। अगर यहाँ पे ये प्लस की जगह में अगर माइनस होता तो सिंपली यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता। कैसे होता वो देख लो, ये प्लस है मतलब ये माइनस है, तो ये वाला टर्म माइनस होता, यही वाला ना माइनस होता। यस सर। ये पूरा तो एक साथ में है ना, इसके बीच में तो माइनस नहीं लिखेंगे, ये पूरा भी एक साथ है, इसी के लिए इसके बीच में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। ए कॉस थीटा इधर से ब्रैकेट से बाहर निकाले माइनस बी कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट बंद किए प्लस जे कॉमन ले लिए, ए साइन थीटा यहाँ से माइनस के साथ बी साइन थीटा। तो प्लस माइनस क्या थीटा और कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। रियल जहां पे भी बात होगा वहां पे थीटा मतलब कॉस थीटा लेंगे, इमेजिनरी जहां पे भी बात होगा वहां पे थीटा मतलब साइन थीटा लेंगे, और मतलब यहाँ पे भी साइन थीटा लेंगे। क्लियर है? उसी तरीके से सर। अगर ये ए एंगल थीटा और बी एंगल थीटा को अगर समझ गए, अब तुम लोग का यहाँ पे डाउट तुम्हारा बहुत अच्छा था, ये बहुत स्टूडेंट का डाउट होगा जो कि क्लियर हो गया होगा। देखो ये इसको हम लोग मान लेंगे ए एंगल थीटा और इसको मान लेंगे बी एंगल थीटा। देख पा रहे हो रियल में हम डायरेक्टली लिख दिए थे ए एंगल कॉस थीटा, देख पा रहे हो ए जो है मैग्नीट्यूड और कॉस 90 लिख दिए थे डायरेक्टली, माइनस ये बी लिखे थे और यहाँ पे कॉस थीटा लिखे थे, देख पा रहे हो। हाँ थीटा 1 थीटा 2 कर लो, अदरवाइज बोलोगे सर तब तो थीटा थीटा लिखे हैं। देख पा रहे हो अगर एक्टिव ये पी मतलब क्या है, रियल टर्म है ना, रियल लिखना है तो उसमें कॉस के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी लिखना है मतलब क्यू तो इमेजिनरी में साइन आ जाएगा दोनों जगह। ये कैसे आ रहा है वो यहाँ पे तुम लोग ए एंगल थीटा और बी एंगल थीटा से बहुत अच्छे से आई थिंक समझ गए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला। अब इसमें क्या था, क्यू एस का वैल्यू हम देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वी एस बाई एक्स दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बच गया यहाँ पे बताओ, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, यस 1 होता है यस माइनस, यहाँ पे क्या बच गया वी आर साइन 90 प्लस थीटा, ये हम लोग का साइन है, ये हम लोग का कॉस है, और ये हम लोग का माइनस साइन है, ये हम लोग का माइनस कॉस है। साइन ऑफ डेल्टा प्लस 90, प्लस बोला है मतलब इधर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज में, Cos theta। तो सिंपली यहाँ पे कॉस है, इसी के लिए साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन थीटा प्लस 90 को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर कॉस डेल्टा। कितनों को ये समझ आया यहाँ Yes, तक? sir। यस सर। अब हम लोग को क्या चाहिए, अगर VR में फ्लक्चुएशन होगा, VR में फ्लक्चुएशन होगा, अगर VR ज्यादा हो गया तो रिएक्टिव पावर कम हो जाएगा, अगर VR कम हो गया तो रिएक्टिव पावर ज्यादा हो जाएगा। हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग कहाँ पे थे, रिसीविंग एंड में थे ना, Receiving end। एंड में रिसीविंग एंड में है तो हम लोग को क्या देखना है, VR देखना है ना, VR का मैग्नीट्यूड, उसी को तो हम लोग पावर को कंट्रोल, मतलब देखो यहाँ पे कहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ था हमारा, हम लोग का कहानी स्टार्ट किससे हुआ था, वोल्टेज कंट्रोल से। और वोल्टेज कंट्रोल का एक लिमिट होता है जो कि प्लस माइनस 5% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये कहाँ का बात कर रहे थे, जहां पे हम लोग हैं वहां का बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये हम लोग बात कर रहे थे रिसीविंग एंड का। तो हम लोग रिसीविंग एंड पे क्या डिपेंड कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है, इसी के लिए वोल्टेज कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग को इनडायरेक्टली क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, वोल्टेज ऑफ रिसीविंग एंड। रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। Reactive power। अच्छा यस। ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग का कॉस डेल्टा इफ, देखो डेल्टा जो है वो रोटर एंगल होता है जो कि बहुत कम होता है, अगर हम लोग कॉस डेल्टा का वैल्यू 1 मान ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एस बाई एक्स वी एस माइनस वी आर, ठीक है, यही आ जाएगा। यस वी एस माइनस वी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू एस
देखो इतना डीप एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इतना अच्छे से क्लास चल रहा है तो थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से हम Yes, लोग sir. वी आर का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। डेट इम्प्लाइज वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई वी एस, यही हो जाएगा। मतलब हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या कि अगर हमारा रिएक्टिव पावर कंट्रोल हो रहा है मतलब वी आर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या क्या वेरिएबल हो सकता है, वी एस वेरिएबल हो सकता है, एक्स वेरिएबल हो सकता है, वी एस वेरिएबल हो सकता है, मतलब सब सारा चीज वेरिएबल हो सकता है। किसको कंट्रोल करने के लिए, रिसीविंग एंड का वोल्टेज को, वी आर। इसी से हमारा फेरेंटी इफेक्ट भी आता है। अगर क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये ओवरऑल टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो वी आर बढ़ जाता है, तो फेरेंटी इफेक्ट आ जाता है। उतना डीप में तुम लोग बीटेक वगैरह करोगे तो एनालिसिस होगा। हम लोग को यहाँ पे सिर्फ इतना समझ आया कि सर वोल्टेज कंट्रोल मतलब रिएक्टिव पावर कंट्रोल, समझ आया। फिर अब थोड़ा Yes, sir. आसान भाषा में समझा रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को समझ आए, और हम लोग क्लास को अब एंड करने वाले हैं और 5-10 मिनट में। देखो ये PS में भी तो इंडक्टर है, VR का होता है सर। क्या 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 PS में भी तो VR का टर्म था सर, तो PS पे नहीं हो सकता। वीएस में भी वीआर का टर्म था, मतलब क्या बोल रहे हो। PS में सर, जैसे QS में है ना, वो PS में भी तो था सर। और एक देखो उधर की पीएस का तो कहानी उसी टाइम में खत्म हो गया ना, जिस टाइम में हम लोग बोल दिए कि ये लॉसलेस लाइन है, लॉसलेस लाइन है बोल दिया हम लोग, तो पी का तो कहानी खत्म हो गया। जितना पी डेवलप हो रहा है, पीएस जितना मिल रहा है उतना पीआर में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे ही नहीं कि वीएस वीआर क्या हो रहा है। हम लोग वीआर को वेरी करेंगे तो हमारा पीएस वेरी होगा, लेकिन इसका मतलब हम लोग पीएस को वेरी करना चाहते हैं क्या। हम लोग तो ये चाहते हैं जितना एक्टिव पावर वो जनरेट करे उतना एक्टिव पावर हम लोग के लोड साइड तक पहुंच जाए। एक्टिव पावर का हम लोग कोई कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, जितना वो प्रोड्यूस हो सेम एज इट इज वो पहुंच जाए। जैसे सपोज करो तुम लोग पार्टी वगैरह में जाओगे, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम लोग क्या चाहोगे, जितना खाना प्रोड्यूस कर रहे हो मतलब जितना खाना तुम लोग बनवाओगे उतना खाना सारे लोग खा लें, यही चाहोगे सब कोई। या फिर तुम लोग चाहोगे कि जितना खाना हम बनाए आधा फेंका जाए आधा बच जाए, ऐसा तो हम लोग नहीं चाहेंगे ना। मतलब हम लोग एक्टिव जो चीज अवेलेबल है उस पे हम लोग लॉसेस नहीं चाहते हैं। तो लॉसेस नहीं चाहते हैं तो वही तो कंट्रोल कर लिए ना, लॉसेस को तो हम लोग लॉस जीरो एज्यूम करके किए हैं ना, इसी के लिए एक्टिव पावर पे हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन रिएक्टिव पावर पे तो बात करेंगे ना हम लोग। तो रिएक्टिव पावर अगर चेंज होगा तो वी आर चेंज होगा, वी आर चेंज होगा तो पी भी चेंज होगा, वी आर कम तो पी कम। देख पा रहे हो ना। इसी के लिए हम लोग को जरूरत है इसको कंट्रोल करने का, क्योंकि सेंडिंग एंड से एक बार पावर वो लोग भेजना स्टार्ट कर दिए तो सेंडिंग एंड वोल्टेज फिक्स हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइन एक बार लग गया, एक्स का वैल्यू फिक्स हो जाता है, वी एस फिक्स हो जाता है, बच क्या गया, सिर्फ क्यू। इसी के लिए वी आर जो है टोटली डिपेंड करेगा क्यू पे। क्यू ज्यादा वी आर कम, क्यू कम वी आर ज्यादा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा आसान भाषा में हम लोग ठेकेदार वाला भाषा में बात करते हैं। ये एक ठेकेदार है जिसका नाम इंडक्टर है, ये एक ठेकेदार है जिसका नाम कैपेसिटर है। दोनों हम लोग डिलीवर के टर्म में बात करेंगे और एब्जॉर्ब के टर्म में बात करेंगे। इंडक्टर क्या करता है, अगर इसको एब्जॉर्ब करना है तो ये एब्जॉर्ब करता है लैगिंग VAR को, यही है VAR रिएक्टिव पावर का यूनिट है, ठीक है। ये एक ठेकेदार है जो क्या एब्जॉर्ब करता है, लीडिंग VAR। क्लियर है। यस सर। दूसरा, अगर बोला जाए कि नहीं भाई ठेकेदार साहब आप हमको दीजिए, क्या दे सकते हैं वो बताइए, तो ये बोला कि हम तुमको दे सकते हैं, क्या दे सकता है ये बताओ, लीडिंग भी Leading. लीडिंग। लीडिंग VAR। ये क्या दे सकता है, अगर तुमको चाहिए ही तो हम दे सकते हैं तुमको लैगिंग Lagging. VAR। और ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा VS एट एन एंगल डेल्टा है, ये हम लोग का VR एट एन एंगल 0 है, और इस साइड में लोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दिया कि ठेकेदार साहब
हमको जो है लैगिंग रिएक्टिव पावर घट गया। अच्छा घट गया क्या, कौन सा, लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो क्या लगाएंगे तो बढ़ेगा, सॉरी लैगिंग रिएक्टिव पावर घटा है ना। लैगिंग रिएक्टिव पावर कौन देता है, ये ठेकेदार साहब देते हैं, सी डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो हम लोग लगाएंगे शंट कैपेसिटेंस, जहां पे रिएक्टिव पावर का जरूरत है वहां पे लगाएंगे कैपेसिटर, मतलब शंट कैपेसिटर। जहां पे जरूरत है कि नहीं ज्यादा हो गया भाई, मतलब हमारा सिस्टम में लैगिंग रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा हो गया, कोई ऐसा ठेकेदार है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बोलेगा कि हाँ हम है ना, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स लैगिंग रिएक्टिव पावर या लैगिंग VAR। तो उस केस में वहां पे वो लगाएगा क्या, वो लगाएगा इंडक्टर। इंडक्टर। इंडक्टर को ही बोला जाता है रिएक्टर, ठीक है। और ये शंट में लग रहा है, इसी के लिए शंट। ये रेड वाला कैपेसिटर ये शंट में लग रहा है, इसी के लिए शंट कैपेसिटर, ये शंट रिएक्टर। उसी तरीके से एक इक्विपमेंट और लगता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सीरीज कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हम लोग वोल्टेज कंट्रोल में इतना चीज देखते हैं, क्लियर है। बाकी अगर हम लोग इसको शंट कैपेसिटर शंट रिएक्टर को अलग अलग ना लगाना चाहें तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को लगा देंगे। सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, तो ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड 2-3 टर्म तुम लोग पढ़ोगे जब सिंक्रोनस मोटर पढ़ोगे। एक केस ऐसा आएगा जहां पे सिंक्रोनस मोटर डिलीवर करता है मतलब लैगिंग रिएक्टिव पावर को, लैगिंग VAR को। एक ऐसा केस आएगा जहां पे सिंक्रोनस मोटर एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर को। तो अगर अलग अलग इक्विपमेंट नहीं लगाना है कि नहीं हम शंट रिएक्टर नहीं लगाएंगे, शंट कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, सीरीज कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, तो फिर एक काम करो भाई, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर लगा दो, सिंक्रोनस मोटर लगा दो। कहने का मतलब वो क्या करेगा, सिचुएशन के हिसाब से उसको हम लोग अंडर एक्साइटेड करेंगे, ओवर एक्साइटेड करेंगे, उसके बेसिस पे वो डिलीवर करेगा या तो वो एब्जॉर्ब करेगा। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैपेसिटर, सॉरी ये जो इनडायरेक्टली देखो ये तुम लोग का सिंक्रोनस मोटर भी यहीं पे कवर हो जा रहा है। जो तुम लोग मशीन में देखोगे सारा चीज जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो वहां पे रिपीट होगा, तुम लोग देख पाओगे इस चीज को। फेजर डायग्राम हम लोग सिंक्रोनस मोटर में विथ फेजर डायग्राम हर लोड का हम लोग देखेंगे, ओवर एक्साइटेड कंडीशन का देखेंगे, अंडर एक्साइटेड कंडीशन का देखेंगे, सारा चीज हम लोग वहां पे देखेंगे। और तुम लोग नोटिस कर पाओगे जो हम लोग ये इक्वेशन डिराइव किए हैं, ये जो फॉर्मूला आया है, ये वाला नहीं ये वाला, ये जो फॉर्मूला आया है ये वहां पे फिर से आएगा। और इतना बार हम लोग इस फॉर्मूला को लिखेंगे कि तुम लोग को इसी में ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड समझ में आने लगेगा। अगर ये ज्यादा है मतलब ऑब्वियस सा बात है, वहां पे VS नहीं होगा, वहां पे EG होगा, और वहां पे VR नहीं होगा, वहां पे V होगा, ठीक है, नेम सिर्फ अलग होगा। बाकी इस पोजीशन पे जो भी चीज होगा और इस पोजीशन में जो भी चीज होगा, अगर येलो वाला ज्यादा होगा इससे तो उसको बोला जाता है अंडर एक्साइटेड, अगर येलो वाला कम होगा इससे ब्लू वाले से तो उस केस को बोला जाएगा ओवर एक्साइटेड। और तुम लोग फेजर डायग्राम में इस चीज को देख पाओगे कि अंडर एक्साइटेड क्या होता है, ओवर एक्साइटेड क्या होता है। ये हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे मशीन। बट हम लोग मशीन का जो कंक्लूजन आएगा उसका कंक्लूजन पॉइंट के बेसिस पे हम लोग ये स्टेटमेंट तुम लोग जब पढ़ेंगे उस टाइम पे ये तुम लोग देख पाओगे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिर्फ बात करेंगे शंट कैपेसिटर क्या करता है, फिर हम लोग बात करेंगे सीरीज कैपेसिटर क्या करता है, फिर हम लोग बात करेंगे शंट रिएक्टर क्या करता है। ये सारा चीज का हम लोग बात करेंगे, क्लियर है। रिएक्टिव पावर का आज तुम लोग कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर तुम लोग सीखे। आई थिंक तुम लोग रिएक्टिव पावर का ये जो स्टेटमेंट है ये सब अब तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के क्लास के बाद तुम लोग अगर जो रिवाइज करेगा उसको तो याद नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज याद कर लेना। और याद भी क्या करना है, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट याद करना है, बाकी तो हम लोग कर सकते हैं ना डिराइव। सब याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, खिचड़ी पक जाएगा। सिर्फ एक चीज याद रखेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सर तो बोले हैं सिर्फ ये याद रखने, ये याद रख लेंगे, एब्जॉर्ब को डिलीवर करेंगे, लैगिंग बच जाएगा लीडिंग। कैपेसिटर अगर इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर को
तो सर बोले हैं क्लास में कि दोनों एब्जॉर्ब नहीं कर सकता सेम पावर को। हम याद क्या किए हैं, इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर को, तो कैपेसिटर क्या करेगा, सेम तो कर नहीं सकता है, इसी के लिए कैपेसिटर एब्जॉर्ब करेगा लीडिंग रिएक्टिव पावर को। एक बार कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर दिया लीडिंग रिएक्टिव पावर को, एब्जॉर्ब वर्ड को डिलीवर करेंगे तो लीडिंग वर्ड बदल जाएगा लैगिंग, इसी के लिए कैपेसिटर डिलीवर करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर। एक स्टेटमेंट से सारा स्टेटमेंट याद हो सकता है। तो आज के क्लास का इंपॉर्टेंस यही था कि तुम लोग कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर सीख लिए। ट्रांसमिशन लाइन का भी यही है, सिंक्रोनस मशीन का भी यही है। सिंक्रोनस मशीन में भी हम लोग यही सारा चीज डेराइव करने वाले हैं। हाँ, वहां पे हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे, वहां पे हमारा सर्किट जो बनेगा, कहाँ चला गया, इसी में मानते हैं ना, वहां पे हम लोग का डायरेक्टली ऐसा नहीं बनेगा। वहां पे कैसा बनेगा सर्किट वो हम तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। वहां पे हम लोग का बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ईजी रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे रिएक्टेंस रहेगा, और फिर यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज VT रहेगा। इनडायरेक्टली ये हमारा EG है, ये हमारा क्या है, VR है। EG को हम लोग एंगल डेल्टा मानते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस मानते हैं। पावर का फ्लो हमेशा ये पॉजिटिव एंगल से नेगेटिव एंगल, मतलब बड़ा एंगल से छोटा एंगल की तरफ जाता है, इसको बोला जाता है पावर एंगल। पावर एंगल ज्यादा मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अगर इसका एंगल डेल्टा रख देंगे और इसका एंगल 0 रखेंगे तो पावर फ्लो इधर से इधर होने लगेगा, उधर से इधर नहीं होगा। तो डेल्टा का इंपॉर्टेंस अपनी जगह में, वो भी तुम लोग समझ पाओगे कमिंग डेज में, ठीक है। चलो, तो किसी का कोई डाउट है तो पूछो। सर जो हाँ बोलो। संट में हम लोग बोल रहे हैं सर, संट में लगाते हैं वो, तो संट में क्यों लगाते हैं और किसके किसके बीच में लगाते हैं? सिंपली हम लोग बस बार में लगाएंगे ना, किसके किसके बीच में नहीं लगाते हैं। हम लोग सिंपली एक साइड में ग्राउंडेड रहता है और दूसरा साइड में बस बार से कनेक्टेड रहता है। ये सब हम लोग घर पे नहीं करते हैं, ये सब हम लोग का सब स्टेशन में होता है। इसी के लिए तुम लोग सब स्टेशन में जो भी ट्रेनिंग तो वगैरह संट किए में होगे क्यों लगाते वहां हैं, पे मतलब सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं? देखो, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा ये। पावर कहाँ चला गया, देखो तुम रिएक्टर को सीरीज में लगाना क्या बात कर रहे हो। अगर हम लोग रिएक्टर को सीरीज में लगाएंगे तो ये एक्स जो है इसका वैल्यू कुछ बढ़ेगा, एक्स रिएक्टर। अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, पावर कम हो जाएगा। इसी के लिए सीरीज पे तो लगा नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन सीरीज में हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं। सीरीज में हम लोग कैपेसिटर को, अभी हम बताया ना, सीरीज में यहाँ पे कैपेसिटर को लगा सकते हैं। सीरीज में कैपेसिटर को लगाने का फायदा क्या है, ये एक्स को हम लोग उल्टा होगा, ये प्लस है तो कैपेसिटर तो माइनस होगा ना, अगर ये प्लस है तो इसी के लिए इसका वैल्यू कम होता है, ये बढ़ जाता है। इसी के लिए तुम लोग नोटिस करोगे हम लोग सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि सर शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर और शंट रिएक्टर कहाँ कहाँ पे यूज करेगा। वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो यूज करेंगे या वोल्टेज कम हो जाएगा तो यूज करेंगे, यही हम लोग का नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, 9 बज गया है, सेशन को रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।